कमेंट दिखाओ। ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो 5-6 मिनट लेट हो गए और हम लोग एलिगेशन डिस्कस कर रहे हैं, और एलिगेशन के मिसलेनियस जो मिक्स क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट आपके एग्जाम में आए भी हैं, और जो बाकी जो अदर नए सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कुछ क्वेश्चन जो उसमें बाकी रह गए थे उनको हम आज की क्लास में निपटाएंगे। पीडीएफ मैंने पहले अपलोड करवा दी थी, तो आपने पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो एक कल मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बता रहा था, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला, तो उसका मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, हाँ, कल क्लास होगी क्या? कल क्लास जो है नहीं होगी। मेंस के 50 क्वेश्चन, देखो मेंस के जो यार समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। 14 वाला यार एक क्वेश्चन हमने छोड़ा, वो भी आपसे नहीं बना। मतलब मैं आपको 30-30 सवाल कराता हूं, एक सवाल आपको करने को देता हूं, आपसे वो ही नहीं बनता है, कैसे काम चलेगा बताओ? हैं? क्वेश्चन नंबर 15 नहीं हुआ क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, ये वाला क्वेश्चन करा दिया था हमने। ये वाला क्वेश्चन तो कल की क्लास में हमने सॉल्व करा दिया था, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला। बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे ये है सवाल नंबर 16, इसको बनाने की कोशिश करो। एक्सपेंडिचर एक पर्सन का उसकी सेविंग से 22% कम है, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, उसकी सेविंग भी 12% बढ़ जाती है। तो उसकी जो इफ हिज इनकम इज इंक्रीजेस बाई, यदि उसकी इनकम 3864 रुपए बढ़ती है, तो बताइए उसका टोटल इनिशियल एक्सपेंडिचर खर्चा क्या है? 20.66 कैसे लिखोगे? 20 मतलब 20.66 का मतलब 2/3, 20 प्लस 2/3। वीक स्टूडेंट तो हैं, 15 वाला करा दिया था हमने। अब देखिए, एक आदमी का जो खर्चा है उसकी बचत से 22% कम है, तो मुझे एक बात बताओ, ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया तुम्हारी सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का व्यय उसकी बचत से 22% कम है, मतलब उसकी बचत अगर 100 है, अगर उसकी बचत 100 है, तो खर्चा इससे 22 कम, यानी कि कितना है? 78। खर्चा है 78, तो ये रेशियो आ रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। ये रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो आपका ये है। अब हुआ क्या, उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, आदमी का खर्चा कितना बढ़ गया? आदमी का खर्चा बढ़ गया 20%। उसकी सेविंग आल्सो इंक्रीजेस बाई 12%, उसकी बचत भी कितनी बढ़ गई? 12% बढ़ गई, 12% बढ़ गई। ठीक है, चलो, और मुझे अगर ये पता लग जाए कि उस आदमी की इनकम कितने परसेंट बढ़ी है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हमको ये पता लग जाए कि उस आदमी की इनकम कितने परसेंट बढ़ी है, तो पता लग जाएगा। किसी व्यक्ति का व्यय उसके बचत से 22, उसकी अगर उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है लेकिन बचत में 12% की, तो उसकी कुल प्रारंभिक व्यय ज्ञात करो। हाँ, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है हिंदी में कि उसकी इनकम भी बढ़ती है कितनी? 3864 रुपए। इनकम भी बढ़ती है 3864। छुट्टी कितने दिन मिलेगी? छुट्टी के पीछे लगे रहो तुम। ठीक है, अच्छा, आप मुझे बताए कैसे करोगे? अगर मैं इसको देखूं तो 2 से कटता है 2 से 39 बार, और ये कटेगा तुम्हारा 2 से 50 बार, 50। यही आएगा रेशियो। मुझे बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है भैया? अगर ये 20% है, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ा है, बचत 20, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है, बचत 12% बढ़ी है, एक्सपेंडिचर से सेविंग का जो रेशियो है वो 39:50 है, तो मुझे बताइए इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 8%। 20 और 12 का डिफरेंस कितना? 8%। यही 8% तुम्हारा डिवाइड होगा इस रेशियो में, तो ये कितना है? 50 प्लस 39 कितना हो गया? 89। तो 89 का मतलब 8% है, तो एक का मतलब कितना है? 8/89। तो अगर मैं 50 किलो निकालूं तो 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 की वैल्यू आ जाएगी 50 यूनिट की 400/89, 400/89%। बोलो हाँ, तो 50 का मतलब हो गया 400/89%। यस और नो? क्लियर है सभी बच्चों को?
कमेंट में सबका नहीं ले सकता हूं। अब मुझे बताइए कि यहां पे जो होगा ये क्या आएगा, मीन वैल्यू क्या होगी, 20 से कम होगी। 20 से कम होगी, कितनी कम होगी, 400/89। तो उसकी इनकम जो बड़ी होगी 20 माइनस 400/89% बड़ी होगी कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है। तो 20 माइनस 400/89% उस आदमी की इनकम बड़ी है। क्लियर है, ठीक है जय। तो 20 माइनस 400/89 बड़ी होगी, क्लियर है ना। 20 माइनस 400/89% बढ़ी, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी इनकम कितनी बढ़ी है, 3864। तो अगर मैं यहां पे देखूं, 2 नाम 18 काट, 2 8 16 17, ठीक है। तो 1780 में से जब तुम 400 घटाओगे तो 1380 हो जाएगा। 1380/89% उस व्यक्ति की इनकम बढ़ी, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी, 3864 रुपए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3864। 3864 आ गई। बोलो यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या, क्लियर है। अब मुझे बताइए कि यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूं, 1% की, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 3864/1380 इंटू 89, ये 1% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो आदमी की क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। अरे 100% निकालो, आदमी की टोटल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर सेविंग। यहां पे क्या आएगा, मीन वैल्यू, इनकम कितने परसेंट बढ़ा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जीरो से जो है, जीरो जो है ये आपका कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, किससे कटता है, 23 से कटता है। 23 छिक्का 138, तो ये भी 23 से कटना चाहिए। 23 एकम 23, कितना बचेगा, 13। 23 एकम 23 कितना बचेगा, 13। तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 115, फिर 8, 158। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो 100% की जो वैल्यू है वो आ गई 1580 गुणा 89, 1580 गुणा 89, यही आ जाएगा 1580 गुणा 89, 100% की वैल्यू। आपसे पूछा उस आदमी का व्यय, आपसे क्या पूछा, उस आदमी का एक्सपेंडिचर पूछा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, उस आदमी की टोटल इनकम 1580 गुणा 89 है। आदमी का एक्सपेंडिचर्स और सेविंग का रेशियो 39:50 है। तो आदमी की टोटल इनकम की वैल्यू कितनी, 89। तो अगर 89 वैल्यू को ये आ गई तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 1580 रुपए। अगर एक की वैल्यू 1580 रुपए आ गई, आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर, तो 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39 गुणा 1580। 39 गुणा 1580 रुपए क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। जीरो, जीरो के बाद यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा तुम्हारा 8 नाम 72 यानी कि 2। ये आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर बी। 1589 नहीं 1580 होगा ना। अच्छा बटे 6 भी है, एक गड़बड़ कर दी हमने, बटे 6 भी है, सॉरी बटे जो 6 भी है, यहां पे गड़बड़ हो गई, बटे 6 भी तो था। तो 100% की वैल्यू जो आएगी 158 गुणा 89 गुणा कितना आएगा तुम्हारा, 10 से काटोगे, 2 से काटोगे 5/3 ही आएगी 100% की वैल्यू, ठीक है। 100% की वैल्यू टोटल इनकम ये है। तो ये 89 का मतलब ये चला जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 158 गुणा 5/3। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा एक्सपेंडिचर, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर दोगे, 39, मल्टीप्लाई बाई 39, 3 से 39 13 बार चला जाएगा। 158 गुणा 5 कितना होता है, 15, 740, 790 इंटू 13, 790 इंटू 13, 790 इंटू 13, 0 3 में 170 का 7, 13 7 91 और 11, 1 और 1 2, और ये तुम्हारा 112, ये जा रहा है तुम्हारा 11270 के आसपास आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 13, ये 13 8 104, 10400 में से हम माइनस कर देंगे 790, या सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 13 0 13 में 17 का 7, 13 7 91, 1 और 1 2 और 1 10, 10270 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 13,000। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सरल है, ठीक है। 89 कैसे कट कर दिया, 89 देखो बेटा ऐसे कट होगा, ध्यान से सुनना, कि अगर यहां पे एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 39:50 है तो टोटल तो 89 हो जाएगा ना। तो अगर 100% की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं तो 89 की वैल्यू है, आपसे 39 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट
सवाल नंबर है आपके सामने 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सर कल क्लास ले लेना और दशहरा पे ज्यादा छुट्टी दे देना। नहीं, एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी। अच्छा, दशहरा पे तो छुट्टी कर देंगे, एग्जाम में भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है। अब ये जो सवाल है ये पूछा है मेंस के पेपर में, एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछा गया, इसको सॉल्व करो। द सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 56% लेस देन हिज एक्सपेंडिचर। तो देखो, जहां एक्सपेंडिचर सेविंग का सवाल है, सीधा सीधा एलिगेशन लगा लो, एक्सपेंडिचर सेविंग। एक आदमी की जो बचत है उसके खर्चे से 56% कम है, तो 56% का मतलब होता है 56/100। 4 से काटेंगे 14 और 4 से काट लेंगे तुम्हारा 25, 14/25। अगर आदमी का खर्चा 25 है तो सेविंग 14 कम यानी कि 11 है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो हो जाएगा 25:11, 25:11। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, मेंस के पेपर में ही ऐसा सवाल आएगा, ध्यान से सुनिए। इफ हिज इनकम इज इंक्रीजेस बाय 20%, आदमी की जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई? 20%। सॉरी, इनकम 20%, आदमी की जो इनकम है वो कितनी बढ़ गई? 20%। तो ये 20% बढ़ गया। उसका जो एक्सपेंडिचर है, व्यक्ति का एक्सपेंडिचर बढ़ गया 17.5%, 17.5%। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई? सेविंग बढ़ गई 339 रुपए। तो उसकी इनिशियल इनकम बतानी है, ठीक है, इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम तो पहले मुझे बताइए कि सेविंग उसकी 339 रुपए बढ़ी है। अगर मैं ये पता लगा लूं उसकी सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ी है तो क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पे 17.5 और 20 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 2.5%। कितना आ जाएगा? 2.5। क्लियर है? 17.5 जो है उसकी क्या बढ़ी है? एक्सपेंडिचर बढ़ा है और उसकी इनकम बढ़ी है 20%। तो 17.5 20 का डिफरेंस कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2.5%। तो अगर 11 का मतलब 2.5% है तो 25 का मतलब क्या होगा भाई? 11 का मतलब अगर 2.5 है तो 1 का मतलब कितना होगा? 2.5/11। तो 25 का मतलब कितना होगा? 25 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 62.5/11%। ये 25 का मतलब हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि अगर एक्सपेंडिचर मीन वैल्यू से छोटा है तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 20 + 62.5/11%। ये आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? 20 + 62.5/11%, उसकी सेविंग इतने प्रतिशत बढ़ी है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अरे क्वेश्चन वही है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा कर सकते हो इजी। मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर 17.5% बढ़ गया, इनकम 20% बढ़ी, एक्सपेंडिचर से सेविंग का जो रेशियो ये कितना है? 25:11। डिफरेंस है 2.5, तो 11 की वैल्यू 2.5% है, 25 की वैल्यू 62.5/11%। अगर ये मीन वैल्यू से छोटा है तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 65.5/11%। अब मुझे एक बात बताइए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 62.5% का मतलब होता है 5/8। तो ये हो जाएगा 5/88, 5/88, 5/88। फ्रैक्शन में लिख लेते ना 1/5 + 5/88। तो यहां पे देखो 88 पंजे तो 440 हो जाएगा, 440। तो ये 88 और ये कितना चला जाएगा तुम्हारा? 5, 88 और ये तुम्हारा 25। तो 8 5 13 का 3, 8 1 9 2 11, 113। 113/440 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। नहीं समझे? क्लियर है? नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे तुम। प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़ो, इस क्वेश्चन पे फोकस करो ध्यान से। 11 की वैल्यू 2.5%, तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू 2.5/11, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62.5/11%। तो अगर 17.5 मीन वैल्यू से छोटा है तो ये मीन वैल्यू से बड़ा होगा। 20 में क्या ऐड कर दोगे? 62.5/11। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो? बेस्ट है फ्रैक्शन में। 20% का मतलब होता है 1/5। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। तो ये कितना हो जाएगा? 5/88। ये हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। और 88 और 5 का जो एलसीएम है वो होता है 440। तो 5 88 और 88 पंजे तो 5 25 25। तो 88 + 25 कितना? 88 + 25 कितना हो गया? 113। तो 113/440 ही आ गया, 113/440।
440 आ गया। अब मुझे बताओ उस आदमी की सेविंग कितनी बढ़ी है, 339। अगर उसकी सेविंग पहले 440 थी तो 113 बढ़ गई, तो कितनी बढ़ी है, 339। तो 113 किलो 339 है, कितने गुना है, 3 गुना। तो उस आदमी की सेविंग भी 3 गुना रही होगी। उस आदमी की इनिशियल सेविंग 0, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 13, 1320 रुपए, 1320 रुपए। तो अगर आपसे उस आदमी की बचत पूछता ना, उस आदमी की बचत कितनी है, तो आंसर होगा 1320 रुपए। रस्तोगी 25:11 बता दो। अरे आदमी की जो बचत है उसके एक्सपेंडिचर से 56% कम है। 56%, 56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 56/100। 4 से 14 काट लो, 4 से 25 काट लो, 14/25। मतलब आदमी की अगर खर्चा 25 है तो बचत 14 कम 11 है। तो खर्चा और बचत का रेशियो 25:11 दिया है। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या इसमें। तो सेविंग में परसेंटेज चेंज आया 20 प्लस 62.5/11। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 113/440 आएगा। 113 की वैल्यू 339 है, 3 गुना। तो आदमी की इनिशियल सेविंग 440 होगी। 440 उसकी पहले सेविंग थी, तो 113 बढ़ गई, लेकिन कितनी बढ़ी है, 339। तो 113 के लिए 339, 3 गुना। तो 440 की कितनी, 440 गुना 3, 1320 रुपए होगी। 5/88। अरे 62.5/11, 62.5% क्या होता है मुझे बताओ, 5/8 नहीं होता है, 1/8 12.5 होता है। तो 62.5 कितना होता है, 62.5 5/8, और 62.5 का बटे 11 भी, तो बटे 11 कर दो, आ गया 5/88, 5/88। समझ में आया। तो आदमी की जो शुरुआती जो बचत थी वो आ गई 1320 रुपए। कितनी आ गई, 1320 रुपीस। आपसे पूछा क्या, उसकी प्रारंभिक आय। तो उसकी जो बचत थी, देखो उस आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग, उस आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर, उस आदमी की एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो मैंने निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है, 25:11। तो सेविंग कितना, 11 यूनिट। तो 11 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 1320 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। आपसे पूछा उस आदमी की टोटल इनकम, तो टोटल इनकम मतलब खर्चा प्लस बचत, यानी कि 36। तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 गुणा 120, 4320 रुपए, 4320 रुपीज। तो 4320 रुपीज, ए ऑप्शन सवाल का आंसर होगा 4320। रतन नाम है। 113/440 इज द रेशियो ऑफ इनिशियल सेविंग इन द एंड द इंक्रीज्ड इन सेविंग। इनिशियल सेविंग एंड द इंक्रीज्ड इन सेविंग। अरे यार 25/11 कितनी बार समझाऊं। आदमी की जो बचत है उसे खर्चे से 56% कम है। 56 का मतलब 56/100, यानी कि 14/25। अगर पहले 25 थी तो अब तुम्हारी कितनी है, 11। 25 है तो 14 कम 11 है बचत। इनकम वाले क्वेश्चन में परसेंटेज सरल लगता है। दूसरा मेथड बता दें इस क्वेश्चन के लिए, नहीं यही कर लो, यही सही तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे। नहीं, ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो। अगर तुम एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो 25:11 निकाल लेते हो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो 25:11, 56% कम हो गया ना, यानी कि इनकम जो कि 25 + 11 36। आंसर जो भी होगा 36 का मल्टीपल होगा। तो 36 का मल्टीपल है तो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 9 से कटेगा 3000 आंसर नहीं है, 10,000 आंसर नहीं है। ये 9 से कटता है, 7 3 10 दोबारे 9 से नहीं कटता, 4 3 7 2 9, ये 9 से कटता है। आंसर ए ऑप्शन। 36 है तो आंसर जो है 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है। रेशियो से कैसे करें, रेशियो से थोड़ा सा कैलकुलेशन है और भी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी स्टूडेंट को?
12 का मल्टीपल भी होगा, 36 से मतलब 9 का मल्टीपल भी होगा, 12 का भी होगा, 4 का भी होगा, 3 को भी होगा। मैंने 9 का चेक कर लिया, 9 का मल्टीपल एक ही आंसर था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। रेशियो से भी इतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेशियो से सरल हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, शॉर्टकट ही बता रहा हूं। देखो अगर इसको सवाल को करना होगा, सेम क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे करता एग्जाम में। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 60% मोर देन इज सेविंग। ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। आदमी का जो एक्सपेंडिचर है सेविंग से 60% ज्यादा है, मतलब सेविंग 5 है तो एक्सपेंडिचर 8 है। एक लाइन में आ गया एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो। उसकी सेविंग 24% बढ़ गई तो आदमी की बचत कितनी बढ़ गई? 24%। उसका खर्चा कितना घट गया? उसका खर्चा डिक्रीज हो गया 13%, तो एक्सपेंडिचर 13% डिक्रीज हो गया। और उसकी इनकम 1280 रुपए बढ़ गई। इनकम 1280 रुपए बढ़ गई। इनिशियल एक्सपेंडिचर बताइए। 24 और 13 का डिफरेंस 4 3 7 2 1 3 37। 24 और 13, उसका सेविंग 24% बढ़ी है, व्यय में 13% कमी होती है। 24 और 13 का डिफरेंस 37। तो यही 37% जो है 8 और 5 में डिवाइड होगा तो 13 की वैल्यू 37 हो गई, 1 की वैल्यू 37/13 हो गई। 1 की वैल्यू क्या होगी? 37/13। बोलो कोई दिक्कत है? 37/13%, 37/13%। अच्छा, ये 1 की वैल्यू आ गई। अगर मैं 8 की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं 8 के लिए निकालूं तो 8 7 56 का 6, 8 24 5 29, 296/13%। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, 1 के वैल्यू 37/13। 37/13 का मतलब 13 दूनी 26, 26 और ये तुम्हारा 26 और कितना बचता है? 11। 2 सही 11/13% ही होता है। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 8 दूनी 16 प्लस 88/13%। तो 16, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 होता है ना, तो 16 प्लस 6 22, तो 22 सही 10/13% आ जाएगा। तो 8 की वैल्यू होगी 22 सही 10/13%। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उससे भी कर सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल को। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो मीन वैल्यू होगी ये क्या होगी? 24 से छोटी होगी और 13 से बड़ी होगी। 24 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी? 22 सही 10/13। 24 से में 22 सही 10/13 घटा दोगे तो पहले तुम 23 घटा लो, 1 बचेगा। फिर 1 में से 10/13 घटा लो तो 1 सही 3/13%। 1:3/13% आ गया। कितना आ गया? 1:3/13% आ गया। अरे 24 में से इसको घटाना है, 24 में से 23 घटा लो 1, फिर 1 में से 10/13 घटा लो 3/13। तो 1:3/13 का मतलब 16/13%। 16/13% का मतलब 16/1300। कितना आ गया? 16/1300। आपसे बताया कि इनकम 1280 बढ़ी, तो 16 की वैल्यू 1280 रुपए दे रखे। कितने गुना? 80 गुना। तो 1300 की वैल्यू भी 80 गुना होगी। 13 8 104, 104 के आगे 3 0। ये आदमी की इनकम आ गई। क्या आ गई? ये आदमी की तनख्वाह आ गई। आपसे पूछा है व्यय, तो 8 + 5 कितना है? 13, 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू है 104,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000 रुपए। और 1 किलो 8,000 है। एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 8 8 64, 64,000, 64,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, 64,000, 64,000। आशुतोष क्या हुआ? इसमें कोई दिक्कत है? एलिगेशन क्वेश्चन कोई नहीं बता रहा, आपकी शीट से अलग है क्वेश्चन, क्या करें? अच्छा, कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग। अगर देखते हो, अगर आप इसको रेशियो से करना चाहते हो तो एक सवाल चाहे मैं रेशियो से बता भी देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप एक सवाल रेशियो से कर ही लो। जैसे मुझे एक बात बताइए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है? इनकम। ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 60% मोर देन इज सेविंग। एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी सेविंग से 60% ज्यादा है। एक्सपेंडिचर सेविंग से 60% ज्यादा है, मतलब सेविंग अगर 5 है तो एक्सपेंडिचर कितना है? 8। तो अगर मेरी बात सुनना, तो उस आदमी की
तनख्वाह कितनी हो जाएगी 13। यही मतलब है, यही मतलब है। जल्दी मत नहीं सॉल्व कर रहे हैं, देखो बेसिक से बता रहे हैं रेशियो से। अगर बचत 5 है तो एक्सपेंडिचर 3 यूनिट ज्यादा 8 है। अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज से बता रहा हूं मैं, गौर से देखो भैया। उसकी जो खर्चा है वो बचत से 60% ज्यादा है। बचत अगर 5 है तो एक्सपेंडिचर 3 ज्यादा 8 है। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसके आगे 3 जीरो चिपका लो, 2 जीरो चिपका लो। मतलब अगर एक्सपेंडिचर 800 यूनिट है, बचत 500 यूनिट है, तो इनकम 1300 यूनिट है। इनकम कितनी है 1300 यूनिट। अब हुआ क्या, उसकी सेविंग 24% बढ़ गई। सेविंग 24% बढ़ गई, मेरी बात को गौर सुनना, सेविंग 24% बढ़ गई। तो 24 पंजे 120, तो उसकी जो इनकम है बढ़कर कितनी, सेविंग कितनी हो जाएगी बढ़कर 620। अरे 24 पंजे 120 होता 620 हो जाएगी। उसका जो एक्सपेंडिचर है 13% घट गया, उसका खर्चा 13% घट गया। यानी कि केवल कितना हो गया 87%। 87%। तो देखो 800 का 13% घट गया तो कितना रह गया 87%। 8 सत्ते 56 का 6, यहां से लगे 5, 8 8 64 और 5 69, 696। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। 120 भी ले सकता हूं, पर बच्चों को दिक्कत समझ नहीं आएगा कि माइनस प्लस हो रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। तो मुझे बताइए अब उसका जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिला के कितना हो गया 6 9 2 11 का 1 6 1 7 6 13 1316, ये हो गया। तो अब जो उसकी इनकम है वो 1316 हो गई। एक्सपेंडिचर सेविंग में एलिगेशन लगाएंगे तो इनकम का रेशियो आएगा इनकम का। तो मतलब पहले अगर उस बंदे की इनकम 1300 थी तो वो अब 1316 हो गई। तो कितना बढ़ गई इनकम 16 बढ़ गई ओवर 1300। तो उसकी इनकम पे इंक्रीज इतना हुआ। मतलब अगर उसकी इनिशियल इनकम 1300 है, कितनी है 1300, तो उसकी जो इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड इनकम वो है 16 यूनिट। क्लियर है, रेशियो से इजी हो गया। 16 की वैल्यू कितनी है 1280 रुपए है। कितने गुना है 80 गुना। तो ये भी 1300 का ये भी 80 गुना हो जाएगा। 104,000 ये आदमी की क्या आ जाएगी इनकम आ जाएगी। अगर टोटल इनकम पूछा होता तो ये आंसर हो जाता। आपसे पूछा इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 8:5 है। तो ये 13 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8000 रुपए आ गई। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 64,000 रुपए आ गई। क्लियर है, सभी को समझ में आया। आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन बनाए, अगला पैटर्न बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या नेक्स्ट, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सवाल नंबर 19। ये सवाल भी पेपर में आने लायक है। इस बार के मेंस के पेपर में ऐसी ही लैंग्वेज ऊट पटांग उन्होंने यूज की है। रेशियो बेस्ट लगता है, चलो रेशियो से बना लो सनी आप। रेशियो बेस्ट है, चलो रेशियो से बना लो। सौरभ कह रहे सर फ्लड आ गया, पूरा गांव डूब गया, सर प्लीज छुट्टी दे दीजिएगा। अच्छा कौन से गांव में भाई? सेविंग में एलिगेशंस का क्या लॉजिक? रेशियो बेस्ट लग रहा है आप लोगों को तो रेशियो से कर लीजिए, दोनों इजी हैं। अभी क्वेश्चन देखो इंग्लिश में पढ़ लो, उसके बाद हिंदी में भी ले आऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, सब तरीके ठीक है, यही मेथड सही है। वो पता नहीं क्या है। अच्छा खुशबू ठीक है, मुनेगर बिहार में यार। अच्छा हिंदी में भी दिखाऊंगा, मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा। पहले देखो मैं समझा दे रहा हूं। एक पार्टी में आदमी वुमेन और चिल्ड्रन तीनों लोग, एक पार्टी हुई, समझ रहे हो ना, मैन वुमेन शरीफ पार्टी है। आदमी भी हैं, औरत भी हैं और बच्चे भी हैं। आदमी आदमी होते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है चलो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ मैन इज 14:48। तो चिल्ड्रन का और मैन का, पार्टी में चिल्ड्रन और मैन का रेशियो 14:48 है, यानी कि कितना है 7:24 है। कितना है 7:24 है चिल्ड्रन और मैन का रेशियो। 60% ऑफ वुमेन एंड 20% ऑफ चिल्ड्रन हैव स्मार्टफोन। मतलब जितनी औरत है, औरतों में 60% औरतों के पास स्मार्टफोन है। आईफोन चलाने का शौक होता है ना औरतों को, तो 60% औरतों के पास आईफोन है जितनी औरत पार्टी में आई है। जितने बच्चे पार्टी में आए, जितने चिल्ड्रन पार्टी में आए, उनमें से 20% चिल्ड्रन ऐसे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास आईफोन है।
एंड ओवरऑल 46% ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव स्मार्टफोन। और ओवरऑल की कहानी अगर मैं देखूं तो वुमेन और चिल्ड्रन मिलाकर ओवरऑल टोटल 46% पीपल ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो ये हो गया। 70% ऑफ पीपल इन पार्टी हैव स्मार्टफोन विद देम। लेकिन अगर मैं टोटल पीपल की बात करूं, वुमेन प्लस चिल्ड्रन प्लस मैन, अगर मैं सबकी मिला के बात करूं तो 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। 70% लोग ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है। तो आपको रेशियो बताना है उन आदमियों का जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन है। आपको उन आदमियों का रेशियो बताना है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन है। अब हिंदी में देख लीजिए सवाल। रेशियो मेथड से मजा आ गया। अब 10-12 सवाल लगेंगे, खत्म है वो टॉपिक। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। वेन डायग्राम से मत करिए सवाल। एक पार्टी में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे हैं। बच्चों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, बच्चों और पुरुषों की नहीं, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या आपने? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ मैन। चिल्ड्रन और मैन का, हाँ चिल्ड्रन और मैन का, चिल्ड्रन और मैन की संख्या का रेशियो 14:48। जो चिल्ड्रन और मैन की संख्या का रेशियो 14:48 से 7:24 बोला। 60% महिलाएं और 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है, महिलाएं हैं 60% जिनके पास स्मार्टफोन है, 20% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। दोनों को मिलाकर 46% महिलाओं और बच्चों के पास स्मार्टफोन है। यदि मैं महिलाओं और बच्चों को देखूं तो उनके पास 46% के पास स्मार्टफोन है। पार्टी में कुल 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो आपसे पूछा स्मार्टफोन के बिना और स्मार्टफोन के साथ पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या का रेशियो बताना है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन है। बनाइए क्वेश्चन को, सॉल्व इट। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? मैं छोटा कर दे रहा हूं सवाल को। बनाइए। 3:17 आंसर बता रहे हैं। हिंदी एकदम सही है सवाल की, पढ़ लीजिए। अच्छा ऋषिकेश, नहीं विनोद ब्लॉक नहीं हो। डी ऑप्शन बता रहे हैं। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे एलिगेशन लग जाएगा, साफ साफ एलिगेशन ही लग गया। वुमेन, और छोटा करना पड़ेगा भाई सवाल को, एलिगेशन यही लग जाएगा। वुमेन ऐसी है महिलाएं जिनमें 60% के पास स्मार्टफोन है। बच्चे भी कम नहीं है, उनमें भी 20% के पास स्मार्टफोन है। ओवरऑल 46% औरत और बच्चे ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है। तो एलिगेशन लगाओ तो 46 - 20 26 आता है, 60 - 46 14 आता है। तो ये रेशियो आ गया 13:7, 13:7। तो हम ये कह सकते हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन की जो संख्या का रेशियो है ये 13:7 है। वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो 13:7 है, 13:7। बोलो कोई डाउट है? ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो 13:7 है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या ना? अब मुझे बताइए कि वुमेन, चिल्ड्रन और मैन तीनों का रेशियो कंबाइंड नहीं हो सकता। अगर वुमेन 13 हैं तो बच्चे कितने हैं? 7 यूनिट। अगर बच्चे 7 है तो मैन कितने हैं? 24। यानी कि वुमेन, चिल्ड्रन और मैन का जो रेशियो है वो 13:7:24 हो गया, 13:7:24। ये हो गया रेशियो। क्लियर है? 13:7:24 ये हो गया। बताइए यहां तक कोई समस्या है ना? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, सारे लोग ध्यान से सुनना। आपसे पूछा है मैन के बारे में, ऐसे मैन का रेशियो बताना जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन है, उनका रेशियो बताना है। सबसे गरीब तो आदमी लग रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे ये दे रखा है कि ओवरऑल 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है। हम एलिगेशन लगाते हैं स्मार्टफोन वाले लोगों पे। मुझे बताइए वुमेन प्लस चिल्ड्रन टोटल 46%। वुमेन प्लस चिल्ड्रन में 46% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। पता नहीं कितने % मैन ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है।
ओवरऑल वुमेन प्लस चिल्ड्रन प्लस मेन, ओवरऑल 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। ओवरऑल 70-70% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं यहां पे एलिगेशन लगा के रेशियो निकालूंगा तो रेशियो किसका आएगा? रेशियो आएगा वुमेन प्लस चिल्ड्रन का और रेशियो आएगा मैन की संख्या का। वुमेन प्लस चिल्ड्रन अगर 13 प्लस 7 20 है तो चिल्ड्रन आपका 24 है। आदमी और औरत बच्चे अगर मिला के 20 हैं, सॉरी औरत और बच्चे मिला के अगर 20 हैं तो आदमी कितने हैं? 24 है, 24। क्लियर है? कोई समस्या? तो मुझे एक बात बताइए, यहां 46 माइनस 70 का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 24%, 24%। तो 24 की वैल्यू 24% है तो क्या 20 की वैल्यू 20% नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। अगर 24 की वैल्यू 24% है तो क्या 20 की वैल्यू 20% नहीं होगी? होगी कि नहीं? अब हमको एक बात और बताइए, अगर 46 मीन वैल्यू से कम है, अगर 46 मीन वैल्यू से कम है, 46 अगर मीन वैल्यू से कम है तो ये मीन वैल्यू से ज्यादा होगा। 70 मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? 20। तो 70 प्लस 20 कितना होगा? 90%, 90%, 90%। बोलो कितना? 90%। यानी कि पार्टी में 90% आदमी ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। तो पार्टी में 90% आदमियों के पास स्मार्टफोन है, 10% के पास नहीं है। तो स्मार्टफोन के बिना और स्मार्टफोन के साथ वाले जो आदमियों का जो रेशियो है वो 1:9 है। डी ऑप्शन, डी। बताइए 1:9। अब मुझे बताइए, ऐसा ही ये किसी पेपर का सवाल नहीं है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है क्वेश्चन, कल क्लास नहीं होगी। तो क्या ये सवाल, जैसे मैंने आपको मेंस के पेपर में सवाल कराए थे, आपको नहीं लगता कि ऐसी लैंग्वेज के सवाल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं? आ गया सर समझ में? कितने स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आया? यस और नो बताइए। सभी को समझ में आया? बिल्कुल। दुलारचंद को नहीं पल्ले पड़ा। फ्यूचर ईयर मेन ज्यादा निकले स्मार्टफोन वाले, आदमियों के पास ज्यादा स्मार्टफोन है। थोड़ा लॉन्ग नहीं है, इजी है। डेविएशन तो लगेगा ही ऑफ कोर्स। 24 कहां से आया? अरे 13:7:24 रेशियो को कंबाइंड कर दिया ना। लव यू भाई। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार रिपीट करके देख लें। प्रतीक तुम बार बार मिसलेनियस मिसलेनियस क्यों लिख रहे हो? मिसलेनियस ही तो क्वेश्चन करा रहा हूं, है भाई। अच्छा कंसेप्ट है। चलिए अगला सवाल नंबर 20 बनाइए। सॉलिड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सुंदर सा साफ साफ सब कुछ सवाल दिख रहा है, सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद से नहीं हो रहा तो होने लगेगा धीरे धीरे। बनाइए सवाल नंबर 20। ठीक है, अपने आप करोगे तभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट। बनाइए। अरे बोलो, सॉल्व करो भाई। ऐसे सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं ऐसे कंसेप्ट पे। टोकरी वाला क्वेश्चन कौन सा है? पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रास एक एलॉय है जिसमें कॉपर है और जिंक है। ब्रास में कॉपर है और जिंक है। तो देखो ब्रास, मैं इसको बिना कोई डाटा लिए लिखूंगा। ब्रास, ब्रास में क्या है? ब्रास में केवल कॉपर है, ब्रास में केवल जिंक है। एक दूसरी एलॉय है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, 4% जिंक है, 16% टिन है। ठीक है, अब हुआ क्या?
पीतल और कांसे के एक मिश्रित द्रव्यमान में इन देखो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों एलॉय को मिक्स किया और एक नई एलॉय बनाई। उसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है, 10% टिन है। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन ब्रास, तो ब्रास में जिंक और कॉपर का रेशियो क्या है बनाइए। देखो हम आपको समझा देते हैं, मैं आपको वैसे लिख दे रहा हूं, हालांकि मुझे लिखना नहीं चाहिए। हो गया ब्रास, ये हो गया ब्रॉन्ज, ब्रास है ब्रॉन्ज है। सुनना ध्यान से, ब्रास में कॉपर है, ब्रास में जिंक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, 4% जिंक है, 16% जो है इसमें टिन है। तो टिन कितनी है इसमें? 16%। ठीक है बेटा ना। अब इन दोनों को मिक्स करके मैंने एक थर्ड नई एलॉय बनाई, एक नई मिश्र धातु बनाई। इस थर्ड नई एलॉय में 74% बेटा कॉपर है, 16% इसमें जिंक है और 10% इसमें टिन है। तो मैं इतनी बात समझता हूं कि ब्रास एक एलॉय है कॉपर की और जिंक की, कॉपर की और जिंक की एलॉय है, उसमें टिन विन का कोई मतलब नहीं है। तो ब्रास में टिन है ही नहीं, तो ब्रास में टिन है 0%। ब्रास में कितना टिन है? ब्रास में टिन है 0%। अब मैं यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करता हूं, यहां पे एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ब्रास में अगर टिन 0% है, ब्रॉन्ज में 16% है, और इनको मिक्स करके जो तीसरी मिश्र धातु बनाई है उसमें टिन कितना है? 10%। तो मुझे पता लग जाएगा कि दोनों एलॉय को किस रेशियो मिक्स किया गया है। तो 16 माइनस 10 6, 10 माइनस 0 10, यानी कि दोनों एलॉय को 6:10 यानी कि 3:5 के रेशियो मिक्स किया गया है। दोनों एलॉय को 3:5 के रेशियो मिक्स किया गया, 3:5 के रेशियो में। अगर मैं ये पता लगा लूं कि ब्रास में कितने परसेंट कॉपर है तो क्वेश्चन ही सरल हो जाएगा। 16:9, वेरी गुड। तो ब्रास में कॉपर नहीं पता x%, मुझे पता है कि ब्रॉन्ज में कॉपर है 80%, और मिक्सचर में जो है इनकी जो मिक्स धातु बनी उसमें कॉपर है 74%। और ब्रास और ब्रॉन्ज को मुझे एक बात पता है 3:5 के रेशियो मिक्स किया गया, 3:5 के रेशियो में। तो डिफरेंस कितना आया है? 6। तो 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी है? 10। अगर 80 मीन वैल्यू से बड़ा है तो ये मीन वैल्यू से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 74 माइनस 10 कितना? 64। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64%, 64%। यानी कि कॉपर में 64, ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज कह रहे हैं, ब्रास में 64% कॉपर है। कितना कॉपर है? 64%। तो जिंक कितना रहा होगा? 36%। अरे टोटल 100% होना चाहिए ना, 64% कॉपर, 36% जिंक। क्या हुआ इसमें? कुछ गड़बड़ होगी? 0 16 10, 6:10, 3:5, डिफरेंस है 6, 3 किलो 6, 5 किलो 10, 64% आया। तो कॉपर है 64, जिंक है 36, तो 4 चौक 16, 4 नाम 36, 16:9 आ जाएगा रेशियो। बी ऑप्शन 16:9। हाँ दुर्गेश, नोट स्मार्टफोन पर भी लगा सकते थे। क्लियर है ना? ये तो आसान क्वेश्चन था, मैं करवा चुका था पहले ही। ये देखो, ये देखिए, बनाइए। दुलारचंद का सही हो गया था, वेरी गुड। नोट स्मार्टफोन पर भी लगा सकते थे एलिगेशन। गलत हो गया स्टार्टिंग में सर, वॉच अगेन। क्या गलत हो गया था? ब्रास में 0% टिन है, ब्रॉन्ज में 16% टिन है, मिक्सचर में 10% टिन है। 0 16 10 6 और ये 10, 3:5 3:5 सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। 2 3 6, 2 5 10, ठीक तो है यार, गड़बड़ क्या है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सवाल शायद मैंने आपकी जो पहली शीट थी ना एलिगेशन की, एक ऐसा सवाल मैंने छुटवा दिया था। अब मैं इसको फिर से करा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। ऐसा सवाल मैंने छुटवा दिया था, इसको मैं फिर से करा दे रहा हूं। अब आप इस सवाल को कवर कर लेना वहां पे, ठीक है। डाटा चेंज होगा। अरे ब्रास में टिन है ही नहीं ना, तो 0% टिन है। ओके अनिल, बनाइए। किस रेशियो में एक आदमी को 3 प्रकार की चाय मिक्स करनी चाहिए? कौन सी चाय है? 60 रुपए पर केजी की चाय है। एक तो चाय है 60 रुपया पर केजी वाली, चलिए कोई दिक्कत ना है। दूसरी चाय है 75 रुपए पर केजी वाली, और तीसरी जो चाय है वो है 100 रुपया पर केजी वाली, 100 रुपीज। थोड़ा सवाल को छोटा कर दें हम, ये हो गया। तीसरी जो चाय है वो है 100 रुपए पर केजी वाली। इन तीनों चाय को किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं जिससे कि मिक्सचर को 96 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो? तो ये चाय की कीमत दे रखी है और मिक्सचर को बेच रहे हो 96 रुपए पर केजी पे, तो मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। नहीं हो पाया था ना ये वाला। मिक्सचर को 96 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 120% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लो, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बताओ हाँ हो जाएगा कि नहीं? अरे मिक्सचर का सीपी क्या होता है? 100%। 20% का लाभ कमाओगे, कितने में बेचोगे? 120% में बेचोगे, और 120% के लिए 96 दे रखी है, ठीक है। तो 12 से काट लो, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। अरे समझे कि नहीं? 0 0 12 96 80, यानी कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 80 रुपए पर केजी। क्लियर है? 3 प्रकार की चाय है, 60 रुपए पर केजी और 75 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी। इनको मिक्स किया, इस तरीके से मिक्स किया कि मिक्सचर की कीमत बनी 80 रुपया पर केजी। इसको 96 रुपया पर केजी में बेच रहे हो, 20% का लाभ कमा रहे हो, तो किस रेशियो में मिक्स किया है? हाँ राहुल हाजीपुर। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस सवाल का लॉजिक, फिर मैं इस सवाल को बता दूंगा डायरेक्ट। और ये सवाल केवल और केवल ऑप्शन से ही करने वाला है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जिसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है इस सवाल के। सपोज मैंने इसका x केजी मिक्स किया है, सपोज मैंने इसका y केजी मिक्स किया, सपोज मैंने 100 रुपए पर केजी वाली Z किलोग्राम चाय ली। कितनी ली? Z किलोग्राम। बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। तो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से x किलोग्राम चाय कितने रुपए की होगी? 60x रुपए की होगी। 75 रुपए पर केजी के हिसाब से कितने रुपए की होगी? 75y रुपए की होगी चाय। 100 रुपए पर केजी के हिसाब से Z किलोग्राम चाय 100 Z रुपए की होगी, यानी कि टोटल मिक्सचर इतने रुपए का बनेगा। अरे टोटल मिक्सचर 60x प्लस 75y प्लस 100 Z इतने रुपए का होगा। मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना है, पहले कंसेप्ट समझो। टोटल मिक्सचर इतने रुपए का बनेगा। मिक्सचर बनेगा कितना? मिक्सचर टोटल x केजी प्लस y केजी प्लस z केजी, तो टोटल मिक्सचर x प्लस y प्लस z केजी का बनेगा। टोटल मिक्सचर x प्लस वाई प्लस जेड केजी का बनेगा, और 1 केजी मिक्सचर की कीमत 80 रुपए है। भैया जब इनको मिक्स कर दोगे, x केजी है, y केजी है, z केजी है, टोटल इतने किलोग्राम बनेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड है, तो 80 रुपए पर केजी के हिसाब से x प्लस वाई प्लस जेड किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 80 से मल्टीप्लाई कर दो। 80x प्लस 80y प्लस 80z। बोलो कोई दिक्कत है यहां पर किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक कोई समस्या? ये हो जाएगा। अरे मुझे बताइए, इसका x केजी, इसका y केजी, इसका z केजी मिक्स किया तो 60x रुपए का, ये 75y की चाय, 100 z रुपए की चाय। टोटल मिक्सचर बना x प्लस वाई प्लस जेड किलोग्राम का। 1 केजी अगर 80 रुपए का है तो x प्लस वाई प्लस जेड किलोग्राम इतने रुपए का होगा। कोई दिक्कत? नो। अगर हम डिफरेंस लें 60x माइनस 80x कितना आएगा? माइनस का 20x आएगा। 75y माइनस 80y माइनस का 5y आएगा। 100z प्लस 80z कितना आएगा? प्लस का 20z आएगा बराबर 0। तो ये आया, क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी देख। चलिए, तो कुल मिलाकर मेरा तामझाम करने के बाद मुझे ये एक इक्वेशन मिली। क्या मिली मुझे? ये एक इक्वेशन मिली। बोलो यस और नो।
टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। ये एक इक्वेशन आपको मिली। मुझे एक बात बताइए, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल हैं। और वेरिएबल हैं 3, इक्वेशन है 1, मतलब इस समीकरण के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के अनंत आंसर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है इस सवाल के। ओके, 60 केजी, 75 केजी और 100 केजी की चाय, 3 चाय को मिक्स करके चाय बनानी है, तो कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि अलग अलग कई रेशो हो सकते हैं, कई रेशो हो सकते हैं कि मिक्स करके चाय 80 रुपए की बन जाए। लेकिन आप जो आंसर मार्क करोगे पेपर में, वो आंसर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन में से, वो सही आंसर होगा, वो सही आंसर होगा। एलिगेशन बिल्कुल मैं डेविएशन से भी बता दूंगा, लेकिन मैं पहले कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि कंसेप्ट ये था। डायरेक्ट में भी बताऊंगा। अब कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है? पहला ऑप्शन लो, माइनस का 20, माइनस का 10, प्लस का 80, सेटिस्फाई नहीं करता, आंसर नहीं है। दूसरा ले लो, माइनस का 20, माइनस का 20 प्लस का 40, माइनस 40 प्लस 40 0 बराबर 0, सेटिस्फाई कर रहा है। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत ना। आपको पेपर में सवाल आया तो इस तरीके से नहीं करना है सीधा, क्योंकि आप जो स्टूडेंट इसको एलिगेशन वाले तरीके से करता है वो कभी कभी गलत भी कर सकता है, हालांकि वो मेथड गलत है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताइए, इसको मुझे डायरेक्ट करना है। मुझे पता है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपए पर केजी। तो सीधा शॉर्टकट कैसे करोगे? कितना है? इस 60 रुपए पर केजी है, 80 रुपए पर केजी है। डेविएशन देखो, माइनस का 20, तो माइनस का 20x। 75 रुपए पर केजी है, 80 रुपए पर केजी है। डेविएशन देखो, 75 माइनस 80 कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का 5y। 100 रुपए पर केजी है, मिक्सचर कीमत 80 रुपए पर केजी है। डेविएशन देखो, 100 माइनस 80 प्लस का 20z बराबर 0। तो एक ही लाइन में आपकी सिंगल इक्वेशन बन जाएगी, एक सिंगल लाइन में। 80 है, देखो 60 माइनस 80 माइनस का 20, 75 माइनस 80 माइनस का 5, 100 माइनस 80 प्लस का 20, एक्स वाई जेड चुपका दो। ये इक्वेशन एक ही लाइन में बन जाएगी। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर है। बी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ये आंसर है। बताओ, बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे पुट करोगे, माइनस 40 प्लस 40 बराबर 0, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न मैं आपको वेरिएशन सिखाता हूं। वेरिएशन आप अभी स्टार्टिंग फेज में हो। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, प्रीवियस ईयर बुक उठाओगे, तो आप खुद ही सोचने लगोगे कौन सा तरीका यहां पर बेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, सवाल नंबर 22। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है एलिगेशन का। जल्दी से बनाइए। पूरा समझ गए? ठीक है। 2 varieties of sugar are mixed in the proportion of 3:2 and the mixture is sold at 48 रुपए per kg at a profit of 20%. The second variety of sugar cost 15 rupees more than the first variety of sugar. Then find the cost price of first variety of sugar. बहुत अच्छा सवाल पेपर में बनने लायक है, बनाइए। नहीं, वो प्रीवियस ईयर का नहीं था सवाल। 8 बजे से कॉन्टेस्ट है, जल्दी छोड़ देंगे, कॉन्टेस्ट खेलना आप। मिसलेनियस थोड़ा हार्ड लगता है, इसलिए तो मिसलेनियस होता है। चीनी की 2 किस्में, जिनको किस रेशियो मिक्स किया? चीनी की 2 किस्में, चीनी की 2 किस्मों को 3:2 के रेशियो मिक्स किया। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में मिक्स करके मिक्सचर को 48 रुपए पर किलोग्राम में बेचा और बेचने पर 20% का लाभ हुआ। तो 48 जो है कितने की वैल्यू है? 120% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0, 12 चौक 48, 40 रुपए। यानी कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40 रुपए पर किलोग्राम है। अरे 48 रुपए पर केजी में बेचने पर तो 20% का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सीपी कितना होगा? 40। सीपी कितना होगा? 40। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? 40 रुपए पर केजी। एलिगेशन आसान है भाई।
क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है कि सेकंड वैरायटी की जो शुगर है उसकी कीमत 15 रुपए पर केजी ज्यादा है फर्स्ट वैरायटी की शुगर से। मतलब ये फर्स्ट वैरायटी की शुगर है, किधर गया, ये फर्स्ट वैरायटी की शुगर है, ये सेकंड वैरायटी की शुगर है। मुझे एक बात बताइए कि यहां पे सेकंड वैरायटी की जो शुगर है इसकी कीमत 15 रुपया पर केजी ज्यादा है फर्स्ट वैरायटी की शुगर से। कितनी ज्यादा है? 15 रुपीज पर केजी ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 15 रुपए पर केजी। आपसे पूछा फर्स्ट वैरायटी की शुगर की कीमत क्या है, एलिगेशन से कितना आसान हो जाएगा। मुझे सीधा सीधा इनडायरेक्टली यहां पर डिफरेंस दे दिया कि दूसरी टाइप की शुगर की कीमत पहली टाइप की शुगर से 15 रुपए पर केजी ज्यादा है, तो दिस इज द डिफरेंस। यही डिफरेंस 15 रुपए पर केजी 3:2 में डिवाइड होता है, यानी कि 5 की वैल्यू होती है 15, तो 1 की वैल्यू होती है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 की वैल्यू होती है 9 रुपया पर केजी। 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 की वैल्यू होती है 6 रुपया पर केजी। यही डिफरेंस 3:2 में डिवाइड होता है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझसे पूछा है पहली किस्म की कीमत बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, ये सेकंड वाली महंगी है, फर्स्ट वाली सस्ती है। सेकंड वाली महंगी है, फर्स्ट वाली सस्ती है। सेकंड की कीमत ज्यादा है, फर्स्ट की कीमत कम है, यानी कि ये जो होगा मीन वैल्यू से कम होगा। अरे फर्स्ट वाली जो है मीन वैल्यू से कम होगी, कितना कम होगी? 6, तो 40 - 6 34 रुपया पर केजी फर्स्ट की कीमत आ जाएगी। ये सेकंड वाली मीन वैल्यू से ज्यादा होगी, 40 + 9 49 रुपया पर केजी सेकंड शुगर की कीमत आ जाएगी। खत्म। लाइव दिख रहा है भाई? मजा आ गया? राहुल हाजीपुर परेशान ना हो, सेव इन्वायरमेंट के बारे में कुछ तो बोलो, ठीक है। अब कुछ दिनों में जैसे इन्वायरमेंट की हालत है, बोलने लायक बचेंगे नहीं, तो बोलने कोई फायदा नहीं है। बताइए सवाल नंबर 23। पहले मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में दिखा देता हूं, बनाइए। जल्दी फास्ट फास्ट करो भाई। हाँ जुमन, हाँ सुजीत आते हैं ऐसा। अरे आज जो है मैथ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हिंदी में मैं दिखाऊंगा, पहले इंग्लिश में पढ़ लो। टर्म्यूरिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्यूरिक। टर्म्यूरिक जानते हो? मैं भी नहीं जानता था। हल्दी होता है टर्म्यूरिक, हल्दी हल्दी होता है ना, हाँ हल्दी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की हल्दी पाई जाती है। 12 किलोग्राम सलीम वाली हल्दी तमिलनाडु ऑफ सलीम टर्मरिक इन तमिलनाडु इज मिक्स्ड विद 20 किलोग्राम संगाली टर्मरिक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक का सवाल है। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 44% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ संगाली टर्मरिक एंड अर्न 20% प्रॉफिट। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सलीम टर्मरिक विद द संगाली टर्मरिक। बताइए, इंग्लिश नहीं आती? अच्छा यहां पे कर लेते हैं। भारत में हर राज्य में अलग अलग प्रकार की हल्दी पाई जाती है। तमिलनाडु की सलीम हल्दी के 12 किलोग्राम को महाराष्ट्र की संगाली हल्दी के 20 किलोग्राम के साथ मिक्स किया गया। तो एक है हमारी सलीम हल्दी जो कि कहां की है? तमिलनाडु की। सलीम हल्दी है अपनी तमिलनाडु की, और ये महाराष्ट्र की हल्दी है। महाराष्ट्र की हल्दी है सांगली हल्दी है। तो मिक्स किया गया है सलीम हल्दी का 12 किलोग्राम और महाराष्ट्र की सांगली हल्दी का 20 किलोग्राम। देखो हल्दी में भी मिलावट कर रहे हैं, कलयुग आ गया, ध्यान से देखो, है ना, सालों में भी कलयुग है। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो दोनों हल्दियों को 3:5 के अनुपात में मिक्स किया। सही है। अच्छा, मिश्रण का विक्रय मूल्य सांगली हल्दी के कीमत से 44% ज्यादा है। अब यहां पे बोला है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो सांगली हल्दी की कीमत से 44% ज्यादा है। मतलब सांगली हल्दी की कीमत अगर 100 रुपए पर केजी है, सांगली हल्दी की कीमत सपोज अगर 100 रुपए पर केजी है, गौर सुनो, अगर सांगली हल्दी की कीमत 100 रुपए पर केजी है, तो मिक्सचर का जो सीपी है, मिक्सचर का जो सीपी नहीं, मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो
सांगली हल्दी से 44% ज्यादा यानी कि 144 रुपए पर केजी है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। स्टोरी है इसलिए बैंक वाला सवाल है ये, ठीक है। सांगली हल्दी जो है उसकी कीमत अगर मैंने 100 रुपया पर केजी मान ली तो मिक्सचर की जो कीमत है उस सांगली हल्दी की कीमत से 44% ज्यादा है। तो 44% मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो 144 रुपए पर केजी हो जाएगा और मिश्रण पर कितना लाभ हो रहा है 20%। तो मुझे चाहिए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 144 रुपए पर केजी 120% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो तो 100% की वैल्यू आएगी 120 रुपया पर केजी। कितना का 120 रुपए पर केजी, नहीं समझे। सीपीओ वर्सेस एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल इज टफ। कॉस्ट प्राइस दो भी मान सकते हो, अपनी मर्जी से जो मानना चाहो, एक्स मान लो, 1000 मान लो, करोड़ मान लो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि मुझसे रेशियो पूछा है, डाटा नहीं पूछा, इस वजह से। तो मैंने अगर सांगली हल्दी 100 रुपया की मान ली तो मिक्सचर का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 144 रुपया पर केजी मिक्सचर को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा 120 रुपया पर केजी, 120 रुपीस पर केजी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। पूछा है सलीम हल्दी की सांगली हल्दी के साथ सलीम हल्दी की कीमत का अनुपात, सांगली हल्दी और सलीम हल्दी के सीपी का रेशियो बताना है। देखो डिफरेंस देखो, 120 माइनस 100 कितना आ रहा है 20। अगर 3 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/3, 5 की वैल्यू 100/3। अरे बेटा अगर 3 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 20/3, 5 की वैल्यू 100/3। मुझे एक बात बताइए, क्या बताओगे तुम, बता दोगे। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये मीन वैल्यू से कम है तो सलीम मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, ये मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 100/3 ज्यादा होगा। तो 120 प्लस 100/3, 360 प्लस 100, 460/3, 460/3 रुपीज पर केजी। तो सलीम हल्दी की कीमत 460/3, 460/3 आ गई, कितनी आ गई 460/3। ठीक है, तो सांगली हल्दी की कीमत है 100 रुपया पर केजी। अगर सांगली की 100 मानी तो सलीम हल्दी की कीमत 460/3 रुपया पर केजी आई। दोनों का रेशियो निकालना है, 0 से 0 काट लो, रेशियो आ जाएगा 30:46। 30:46 का मतलब उल्टा निकाल दिया क्या हमने, 15:23 आ रहा है। सांगली हल्दी के साथ सलीम हल्दी की कीमत का अनुपात क्या होगा, सांगली 23:15। हिंदी में क्या बोला है, सलीम टर्मरिक विद द सांगली। अच्छा हिंदी में उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, आंसर इसका 23:15 होगा, वैसे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2 होता है एग्जाम में, 80 और 90। तो कॉस्ट प्राइस समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया सौरभ, क्यों नहीं समझ आया। अरे बेटा सलीम हल्दी और सांगली हल्दी को 3:5 के रेशियो में मिक्स किया, 3:5 के रेशियो में मिक्स किया। अब क्वेश्चन में बोला है कि मिक्सचर की जो विक्रय मूल्य, मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो सांगली हल्दी से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, मतलब 44% ज्यादा है। अगर सांगली हल्दी 100 रुपया पर केजी की है तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस 144 रुपया पर केजी है। पर सॉल्व करने के लिए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए, 144 रुपया पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 120, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया 120। 120 और 100 का डिफरेंस है 20, तो 3 की वैल्यू 20 है, 5 की वैल्यू 100/3 है। तो सलीम हल्दी की जो कीमत है वो मीन वैल्यू से ज्यादा होगी, 120 में 100/3 डाल जोड़ दोगे 460/3, यानी कि सलीम हल्दी की कीमत 460/3 है, सांगली की 100 है, रेशियो है 23:15। आसान सा ही सवाल था, सवाल में तो कुछ नहीं था। अगला देखिए क्वेश्चन, सवाल नंबर 24। विकास इनको समझ ही नहीं आता तो बार बार समझाना पड़ता है यार। देखो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, हाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, लेकिन सॉल्व एलिगेशन से ही होगा। देखो प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको महसूस हुआ कि पूरब में आने वाली गाड़ी
उसे 29 सेकंड में, एवं पश्चिम से आने वाली रेलगाड़ी उसे 45 सेकंड में पार कर जाती है। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो पूरब से आने वाली गाड़ी उसको पार कर रही है 29 सेकंड में, पश्चिम से आने वाली गाड़ी उसको पार कर रही है 45 सेकंड में। दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार कर रही हैं 34 सेकंड में। तो गाड़ियों की चालों का अनुपात पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर मैं समय पे एलिगेशन लगाता हूं, सीधा सीधा टाइम का रेशियो आ जाता है। सीधा अगर मैं समय पे एलिगेशन लगाता हूं, सीधा सीधा स्पीड का रेशियो आ जाता है। किसका रेशियो आ जाता है? स्पीड का। 100/3 क्यों सर? अरे यार यहां देखो ना, अगर 3 का मतलब 20 है, देखो 120 माइनस 100 20 होता है। अगर 3 का मतलब 20 है, 3 का मतलब 20 है, तो 1 का मतलब 20/3 यूनिट होगा। 1 यूनिट का मतलब 20/3, तो 5 यूनिट का मतलब 100/3। इतनी बात नहीं समझते हो तुम डायरेक्ट, यार कैसे करोगे? यहां पे आ जाओ। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा, उसको लगा कि पूरब से आने वाली गाड़ी उसको 29 सेकंड में, पश्चिम से आने वाली 45 सेकंड में पार करेगी, और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 34 सेकंड में पार करेंगी दोनों। तो टाइम पे एलिगेशन लगा दोगे, सीधा सीधा स्पीड का रेशियो 45 माइनस 34 कितना? 11, और 34 माइनस 29 कितना आ जाएगा? 5। 11:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये सरल सवाल था लेकिन पूरी तरीके से क्लियर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हो जाएगा। कर लोगे ना? लव यू टू भाई। प्लेटफॉर्म में धोनी खड़े हुए हैं। देखो, एक व्यक्ति 8400 रुपए की राशि उधार देता है 12% के रेट से, और कुछ राशि उधार देता है 21% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यदि 3 साल में जो है, यदि 3906 रुपए का ब्याज कमाता है, तो बताइए उसने कितनी राशि 21% इंटरेस्ट पर उधार दी थी? बाउंस गया पिछला वाला, छोड़ दीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्लियरली समझा देंगे। अब देखो ये सवाल भी, हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, लेकिन ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको इस सवाल नहीं भी समझ में आता तो सिंपल इंटरेस्ट में क्लियर होगा। इस सवाल एलिगेशन से बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। एक आदमी ने कितनी राशि उधार दी है? 8400 रुपए की राशि उधार दी। कितनी? 8400 रुपए की, 8400 की। कुछ राशि उसने उधार दी है 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और कुछ राशि उसने उधार दी है 21% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दो पार्ट कर दिए, 8400 रुपए के दो पार्ट कर दिए। एक कुछ पार्ट 12% की दर से उधार दे दिया, कुछ 21% के रेट से उधार दे दिया। क्लियर है? अच्छा, 3 साल में कितना ब्याज कमाया? 3906। अगर 3 साल में 3906 ब्याज कमाया, तो 1 साल में कितना ब्याज कमाया? 1302 रुपए। 1 साल में ब्याज कमाया 1302 रुपए। अगर 1 साल में 1302 रुपए ब्याज कमाया, 8400 रुपए पर 1 साल में 1302 ब्याज कमाया, तो 1 रुपए पर कितना ब्याज कमाया? 1 रुपए पर ब्याज कमाया 1302/8400 रुपए। तो 100 रुपए पर कितना ब्याज कमाया? 100 रुपए पर ब्याज कमाया इतना। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मीन वैल्यू आ जाएगी, मीन वैल्यू। अगर उसने 8400 रुपए के दो टुकड़े कर दिए अलग अलग, कुछ पैसा 12% की दर से उधार दे दिया, कुछ पैसा 21% की दर से उधार दे दिया। ओवरऑल 3 साल में 3906 रुपए का ब्याज कमाया। तो 1 साल में कितना ब्याज कमाया? 1302 रुपए। तो 8400 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज ले रहा है? 1302 रुपए का। तो 1 रुपए पर कितना ब्याज ले रहा है? 1302/8400 रुपए का। तो 100 रुपए पर कितना ब्याज ले रहा है? ये। और 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही रेट होता है। तो ये तुम्हारा ब्याज की दर आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छिक्का 12, 1 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और ये 42, 2 छिक्का 12, एकम 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 651/42, 651/42%। ये आ जाएगा। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत हो? मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत। हाँ,
रुपीस से भी सीधा सीधा आ जाएगा, पर बच्चे हमारे डर जाएंगे। रुपीस निकाल कर करते तो भी आंसर आएगा, रुपीस निकाल कर करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैंने रेट निकाल लिया क्योंकि बच्चों को समझाना भी तो है, मुझे खुद थोड़ा ना सॉल्व करना है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं कि 12% है या 21% है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इतना है। रुपीस में भी गुणा ही करनी पड़ेगी, यहां भी सेम ही कैलकुलेशन पड़ेगी। पूरी रेशियो को 42 से गुणा कर दो 42 से, तो 42 से गुणा करोगे 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगे 2, 12 चौक 48, 2 50, 504 हो गया। और यहां पे 21 इंटू 21 441, 441 दूनी 882 और ये 651 651 ये आ गया। तो यहां पे 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया तो 231 रेशियो, 11 में से 4 गया 7, 4 और 6 में से 5 गया जो तुम्हारा 1, 147। यानी कि उसने पैसा इस रेशियो में डिवाइड किया, ये सीधा सीधा पैसे का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? तो ये किससे कट रहा है? 21 से कम 21, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 21 7 147, 11:7। यानी कि पैसा उसने 11:7 के रेशियो में डिवाइड किया। तो बताइए हाउ मच मनी ही गेट इट? 12% इंटरेस्ट पर उसको कितना पैसा मिला? ठीक है, 12% इंटरेस्ट पर कितना पैसा मिला? रेशियो पे एलिगेशन प्रिंसिपल नहीं, हाँ ये प्रिंसिपल का ही रेशियो है, प्रिंसिपल का ही रेशियो आया 11:7। किसका रेशियो आ जाएगा? प्रिंसिपल का, कि 12% से उसने कितनी राशि उधार दी और 21% से उसने कितनी राशि उधार दी। टोटल उसने कितनी राशि उधार दी? 18। तो 18 की वैल्यू 8400 आ गई। 18 की वैल्यू कितनी आ गई? 8400। तो 1 की वैल्यू आ गई 8400 बटे 18 रुपए। 1 की वैल्यू 8400 बटे 18 रुपए, 1 की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन 21% की दर से कितना पैसा उधार दिया उसने? 7। तो मल्टीप्लाई बाई 7। तो 21% की दर से उसने इतना पैसा उधार दिया। लेकिन आपसे ये पूछा है 21% की दर से उसे कितना धन ब्याज के रूप में मिलेगा। अब 1 साल में कितना ब्याज ले रहा है? 21%। 21% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 21%, तो 3 साल में 63%, तो 63% मिल जाएगा 3 साल में टोटल ब्याज। तो इसको 63% से गुणा कर दो, 2 0 0, और इसको किससे काट लोगे तुम? 9 7 63, 9 दूनी 18 और 2 से 42। तो 42 इंटू 49, 42 इंटू 49 मतलब 1848 रुपए। बी ऑप्शन आंसर है बी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो अभी चाहे सवाल स्किप कर सकता है, परसेंटेज इसमें सिंपल इंटरेस्ट में और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करिए। 8400 ही सिर्फ क्यों लिए? 8400 रुपए बोला है ना, 8400 रुपए कर्ज राशि में से कुछ 12% की दर पर, कुछ 21% की दर पर उधार देता है। 8400 रुपए ही टोटल उधार दिए। ठीक है, अब ये बनाइए सवाल 26। परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो जाएगा सचिन, लेकिन परसेंटेज ब्रेक मेथड से कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। 63 नहीं समझ आया, क्यों नहीं समझ आया? ये रेशो आ जाएगा प्रिंसिपल का। किसका रेशो आ जाएगा? प्रिंसिपल का। यानी कि उसने 12% पर अगर 11 यूनिट उधार दिया तो किस परसेंट पर? 7 यूनिट, टोटल हो गया 18। तो 18 की वैल्यू 8400, 1 की वैल्यू इतनी आ गई, 7 की वैल्यू निकाल ली तो 21% पर 21% की दर से इतनी राशि उसने उधार दी है। लेकिन आपसे राशि नहीं पूछी, आपसे ब्याज पूछ लिया। तो 1 साल में कितना ब्याज कमा रहा है? 21%। 3 साल में कितना ब्याज कमाएगा? 63%। तो इसलिए 63% से मल्टीप्लाई कर दी। अरे 1 साल में कितना ब्याज ले रहा है? 21% ले रहा है इतने रुपए पर, तो 3 साल के लिए पैसा उधार दिया तो 3 साल में 63%। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। ठीक है, बनाइए। एक खरगोश है जो कि संतुलित आहार लेता है 300 ग्राम का, 2 फूड। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बनाइए। एक खरगोश है जो संतुलित आहार लेता है 300 ग्राम का, 2 फूड, फूड एक्स और फूड वाई। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है। एक खरगोश है जो 2 टाइप का फूड खा रहा है, फूड एक्स खा रहा है और दूसरा फूड खा रहा है वो वाई। खरगोश भी देखो वैरायटी के खाने खा रहे हैं, आदमी के पास तो है नहीं इतना। फूड एक्स में कितना प्रोटीन है? 10%। फूड वाई में कितना प्रोटीन है? 15%। यदि रैबिट की जो डाइट है प्रोवाइड एग्जैक्टली 38 ग्राम प्रोटीन, यदि रैबिट की जो डाइट है एग्जैक्टली कितना प्रोटीन प्रोवाइड करती है? 38 ग्राम। 38 ग्राम। अरे 1 साल में 21% ब्याज, तो 3 साल में 21 + 21 + 21 टोटल 63%।
ठीक है, चलो अब मुझे बताइए रैबिट दो टाइप के खाने खा रहा है, फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई में 15% प्रोटीन है, और रैबिट खाता कितना है डेली 300 ग्राम, और 300 ग्राम में से प्रोटीन कितना है 38 ग्राम। यानी कि मैं ये जान सकता हूं कि 300 ग्राम में रैबिट को 38 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो रैबिट एक दिन में कितने % प्रोटीन खा रहा है? रैबिट खा रहा है एक दिन में 38/3% प्रोटीन। बोलो हां। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक दिन में कितना प्रोटीन खा रहा है रैबिट? 38/3%। तो यहां से अगर मैं पूरे एलिगेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ये 38। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7 अनुपात ये कितना आ जाएगा? 8, 7:8। यानी कि जो बेचारा खरगोश है वो 10% प्रोटीन वाला 7 यूनिट खाता है, 15% प्रोटीन वाला 8 यूनिट। तो टोटल कितना खा रहा है? 15। और 15 की वैल्यू कितनी दी है? 300 ग्राम। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 ग्राम। आपसे क्या पूछा है? पदार्थ एक्स की मात्रा। तो पदार्थ एक्स कितना खा रहा है? अगर एक किलो 20 है तो पदार्थ एक्स 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 140 ग्राम, 140 ग्राम। 140 ग्राम, बी ऑप्शन इज दी सही आंसर। हाँ, हम लोग संतुलित आहार नहीं ले पा रहे, खरगोश की मौजाएं पड़ी है। क्लियर है? अगला सवाल, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 आप खुद से ट्राई करना, इसको बेसिक से भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं जो आपको क्वेश्चन निपटाने वाला हूं वो सवाल नंबर 28। इस क्वेश्चन को करे बिना मत जाना कोई भी। ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 मेंस के पेपर में पूछा गया है, ये वाला तो लास्ट क्वेश्चन है। एक आर्मी में 12,000 जवान है, 12,000 कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियंस। एवरेज हाइट ऑफ यूरोपियन इन 70 इंच। तो एक आर्मी में यूरोपियन जवान है और इंडियन जवान है। तो यूरोपियंस की जो हाइट है ऑन एन एवरेज वो 70 इंच है, 70 इंच है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। जबकि इंडियन की जो एवरेज हाइट, इंडियन छोटे छोटे होते हैं, जॉब तो लग नहीं रही, टेंशन में छोटे हो गए। इंडियन की जो एवरेज हाइट है वो 69 इंच है, और पूरी आर्मी की जो एवरेज हाइट है वो 69:3/4 इंच है। 69:3/4 इंच का मतलब 69 + 3/4 इंचेस है। पूरी आर्मी की एवरेज हाइट ये होती है। तो आपसे पूछा है कि आर्मी में कितने इंडियन हैं, कितने भारतीय हैं। हाँ, 2016 मीन्स दिया है हमने, ठीक है, 2016 का ही दिया है। तो एक यूरोपियन है और इंडियन है। आर्मी में यूरोपियन की हाइट 70 इंच है, इंडियन की एवरेज 69 है, पूरी आर्मी की इतनी है। सीधा सीधा एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओगे तो घटाओगे क्या बचेगा? 69 कट जाएगा 3/4। एलिगेशन लगाओगे 70 में से 69 कटाओगे 1 में से 3/4 घटाओगे तो कितना? 1 में से 3/4 कटाओगे तो 1/4। रेशियो आ जाएगा 3/4:1/4। बोलो हाँ। 4 से 4 कटेगा 3:1। यानी कि आर्मी में यूरोपियन और इंडियन 3:1 के रेशियो में। टोटल कितने होंगे? 4। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 12,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। तो कितने इंडियन हैं आर्मी में? 3,000। बी ऑप्शन 3,000। 3,000 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है? क्लियर है? यहां पे कुछ गड़बड़ लगा हुआ है। 69 इंच है, यहां पे 69 कर देना, और यहां पे 69:3/4 कर लेना। 69:3/4। ठीक, अब ठीक है। चलिए, तो देखिए आपका ये जो टॉपिक है वो पूरा ओवर हो चुका है। सारे लोग अभी क्विज अटेंड करेंगे, मैथ्स के उसमें क्वेश्चन होंगे मजेदार वाले 8 बजे से, ठीक है। तो मंडे को हम मिलेंगे, सैटरडे संडे दोनों दिन आपकी क्लास जो है वो ऑफ रहेगी। चलिए, ध्यान रखेंगे भाई अपना। टेक केयर, बाय।